सो वेलकम बैक गाइस। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हमारा पहला लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हमारा सेकंड लाइफ प्रोसेस था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारा जो ग्लूकोज है वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच गया था, और वो सेल्स जो है उस ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट करते हैं किसमें, एनर्जी में। अब ये जो एनर्जी है, अब ये जो ऑक्सीजन है जो हमारी हर एक सेल्स तक पहुंची है, ये ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक पहुंची कैसे, इस बारे में हम अभी आगे जानना है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट तरीका यूज करते हैं ऑक्सीजन को अपने एनवायरमेंट में से ऑब्टेन करने का। तो जो जैसे हम जानते हैं कि जो लैंड एनिमल्स हैं, लैंड पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड पर रहने वाले, वो क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में से एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं या ऑब्टेन करते हैं उस एयर में से ऑक्सीजन को। लेकिन जो एनिमल्स हैं जो कि रहते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि रहते हैं हमारे समुद्रों में, वो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, गिल्स की मदद से ऑब्टेन कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा डिसॉल्व्ड काफी कम होती है, वहीं जो एयर है उसके अंदर एयर की ऑक्सीजन की मात्रा एयर में काफी ज्यादा होती है। तो जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट इसीलिए क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर वहां पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है डिसॉल्व्ड वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वाटर उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके उनकी एक नीड पूरी होगी ऑक्सीजन की। और ज्यादा से ज्यादा वाटर अंदर लेने के लिए उन्हें अपने ब्रीथिंग रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो वो जो एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं इनहेल करके, ब्रीथ इन करके, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, जिस वजह से उनको अपना ब्रीथिंग जो है कम बार करनी पड़ती है, इनहेल कम बार करना पड़ता है ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए, जिस वजह से उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो काफी कम रहता है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स। अब वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका ब्रीथिंग रेट क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये हमने समझ लिया है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो काफी कम डिसॉल्व होती है, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम्स, बहुत तेजी से बार बार उन्हें क्या करना पड़ता है, वाटर को बॉडी के अंदर लेके जाना पड़ता है, जिसमें से ऑक्सीजन को वो अपनी बॉडी में डिसॉल्व कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं वो भी क्या है, उनका भी कुछ अलग अलग तरीका है सभी का, अपने एयर में से, अपने एटमॉस्फेयर में से जो एयर है उसके अंदर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाने का। अब वो तरीका जो है ह्यूमंस का कैसा होता है वो हमें जानना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिन ऑर्गन्स को यूज करके हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो सभी ऑर्गन्स हमारे कहाँ आ जाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं हेयर्स और म्यूकस। ये क्या काम करते हैं, इनका काम होता है एयर को फिल्टर करने का। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा पोल्यूटेड एयर होती है, खासकर हमारी दिल्ली में। तो उस एयर को फिल्टर करने के लिए और एक क्लीन एयर को हमारी बॉडी में भेजने के लिए हमारे नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर्स और क्या, म्यूकस। फिर उसके बाद ये जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं ये आगे जाके खुलती है किसमें, नेसल पैसेज में, और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, जो कि हेल्प करता है इस सेम प्रोसेस में। फिर उसके बाद वो नेसल पैसेज जो है हमारी आगे जाके खुलती है कहाँ, फेरिंग्स में, जिसमें कि माउथ कैविटी भी आकर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। और यही फेरिंग्स जो है हमारा, ये आगे कंटिन्यू होता है, इसके आगे पड़ती है हमारी क्या, लैरिंग्स, जो कि हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। फिर लैरिंग्स के बाद आ जाता है हमारा क्या, विंड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो एयर जो है हमारी नोस्ट्रिल्स से निकल कर क्लीन होकर के, फिल्टर होकर के, वो नेसल पैसेज से ट्रेवल करते हुए कहाँ आती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते आ जाती है हमारी कहाँ, विंड पाइप में, जो कि हमारा क्या,
ट्रैकिया। अब ये जो हमारा ट्रैकिया है विंड पाइप, इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी क्या, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि हेल्प करती हैं क्या, विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा कि अगर कोई दो सरफेस आपस में टच हो जाते हैं तो उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, अगर उनके बीच में क्या हो, एयर गैप्स कम हो। तो इसीलिए हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनी होती हैं ट्रैकिया में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि हमारी विंड पाइप को कोलैप्स होने से यानी कि बंद होने से रोकती हैं, क्योंकि अगर वो बंद हो गए तो उनके खुलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये ट्रैकिया फर्दर आगे जाके हमारा डिवाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रोंकी में। और ब्रोंकी क्या है हमारी, पेयर ऑफ ब्रोंकी जो है हमारी ट्रैकिया से निकल कर आती है, और वो एक ब्रांच की तरह होती है, जो आगे जाके हमारे दो लंग्स होते हैं, और वो ब्रोंकी उन दोनों लंग्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और फिर ब्रोंकी जो होती है हमारी, अब क्योंकि देखो ब्रोंकी जो है प्लूरल वर्ड है और इसी का सिंगुलर वर्ड क्या है, ब्रोंकस, तो ईच लंग में गई है ईच ब्रोंकस, मतलब दो लंग से हमारे दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकस गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, दोनों को प्लूरली बोल देते हैं, ब्रोंकी। अब वो ब्रोंकी आगे जाकर के जो कि एक मेन ब्रांच है, वो फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, सिंगल छोटी छोटी मल्टीपल ब्रांचेस में। अब वही जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ब्रोंक्यूल्स कह देते हैं। और ये जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, इनके आगे और सब ब्रांचेस लगी होती हैं, और आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। लास्ट में जाकर जिनके क्या लगी होती है, हमारी एल्वियोलीज लगी होती हैं, जिनका एक गुच्छे की तरह प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, एल्वियोलर सैक। अभी जो हमारी ब्रोंकी होती है, एल्वियोली होती है, इसी एल्वियोली में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, अच्छा ये हमारी एल्वियोली थिन मेम्ब्रेन की प्रेजेंट होती है, और इनसे जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, जिनमें ब्लड हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम जानते हैं एल्वियोली में के बारे में। तो जो हमारी एल्वियोली है, इसके साथ क्या अटैच है, हमारी ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड है। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आती हैं, जिसमें कि क्या मिली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, और वहां पर ऐसा ब्लड लेकर आती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और जो हमने बाहर एयर को हमने क्या किया था, इनहेल किया था, उस एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक टेंडेंसी होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाने की, गैसेस की या लिक्विड की। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी क्या है, गैसेस है। तो जो हमारी एल्वियोलर सैक के अंदर गैसेस प्रेजेंट, ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट होती है, उसमें से ऑक्सीजन हमारी चली जाती है कहाँ, ब्लड में, क्योंकि जो हमारे एल्वियोलर सैक है वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है एयर में। वहीं जो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है हमारा ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, कम है। तो वो कहां जाएगी, एल्वियोलर सैक से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन चली जाएगी, क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरीज में उसकी कंसंट्रेशन क्या लो है, और एल्वियोलर सैक में उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और वो हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहां जाएगी, लो कंसंट्रेशन में जाएगी। इसी तरीके से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वहीं जो एल्वियोलर सैक है हमारे एल्वियोली, उनके अंदर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगी, हाई कंसंट्रेशन यानी कि ब्लड कैपिलरीज टू मूव कर जाएगी टू एल्वियोलर सैक, यानी कि लो, जहां पर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की है लो कंसंट्रेशन। अब यही जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, उस ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी में चली जाती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में कौन है, ब्लड है हमारे। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल, और वही रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब वही हीमोग्लोबिन की क्या होती है, काफी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, यानी कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है हीमोग्लोबिन, जो कि प्रेजेंट है आरबीसी में, और आरबीसी प्रेजेंट है ब्लड में। अब वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर चुका है, वो जाता है पूरी बॉडी के हर एक सेल तक, और वहां पर वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, डी अटैच कर देता है, और वही ऑक्सीजन उन सेल्स तक, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है। और वही जो बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक एबिलिटी है
प्रॉपर्टी है क्या कि वो जो है वाटर में या लिक्विड में ज्यादा अच्छे से डिसोल्व हो सकता है, घुल सकता है, मिल सकता है बजाय किसके, ऑक्सीजन के। इसलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर जो ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में क्या होती है, डिसोल्व्ड फॉर्म में होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के जाती है। ठीक है, अब आगे हमें ये देखना है कि जो एल्वियोलर सैक है इसके बारे में हमें एक बात और जाननी है कि इसके अंदर एक रेजिडुअल एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। रेजिडुअल एयर मतलब जैसे आप सभी को पता होगा, रेजिडेंस का मतलब होता है जैसे मान लो ये मेरा रेजिडेंस है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये मेरा घर है, तो इसी तरीके से एल्वियोलर सैक के अंदर एक रेजिडुअल एयर रहती है जो मतलब उस एयर का वहां पे क्या है, रेजिडेंस है। वो एयर उस एल्वियोलर सैक के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है ताकि अच्छा टाइम मिल जाए इन गैसेस के एक्सचेंज के लिए। और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस वजह से हो सकता है, पॉसिबल हो जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा जाना, प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। उनके बीच में क्या बनता है, प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की मदद से क्या बन जाती है, एक्सचेंज हो जाती है गैसेस। ऑक्सीजन ब्लड में मिल गई एल्वियोलर सैक से, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया कहाँ, एल्वियोलर सैक में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो पॉसिबल हो पाया, ये क्यों हो पाया, एक तो प्रेशर की वजह से, और एक एल्वियोलर सैक के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर यानी कि एक रेजिडुअल एयर ऑलरेडी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बस ये क्या है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने जाना एयर बॉडी के अंदर कैसे एंट्री की और कैसे लंग्स तक पहुंची। लंग्स के अंदर कौन है, हमारे ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक प्रेजेंट है, और वहां तक वो एयर पहुंची, और उसमें से ऑक्सीजन क्या करी, एयर में से ब्लड में मिल गई, और वो पूरी बॉडी तक के हर एक सेल्स तक पहुंच गई। और सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंची तो उन सेल्स ने क्या किया, उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनर्जी में, और वाटर में, और साथ में क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पूरी ब्लड के जरिए पूरी बॉडी से वापस आती है कहाँ, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और यहीं से हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं, या फिर एक्सहेल कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम हमारे लंग्स की या फिर हम डायफ्राम की। तो जब हम सांस लेते हैं, आप देखो एक्सपीरियंस करके देखो, अभी जैसे ही मैंने ब्रीथ इन किया और ब्रीथ आउट किया, तो ब्रीथ इन करते ही मेरा जो मेरा एक रिब केज है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और मेरा डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो उस समय पे क्या है, जो मेरा कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है, जिस वजह से वो क्या करती है, एयर को अंदर खींच लेती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि होली के टाइम पे, जैसे एग्जांपल ले लो एक पिचकारी के अंदर अगर वो बंद है तो उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर मैं उसको पंप को पिचकारी के पीछे की तरफ खींचता हूं तो वो क्या करती है, एयर को अपने तरफ अंदर खींच लेती है। ठीक इसी तरह जो मेरे लंग्स हैं अभी वो रेस्ट पोजीशन पर है, लेकिन अगर मैं उनको खींचूं, उनका साइज बढ़ा दूं, तो वो क्या करेंगे, बाहर से हवा को अपनी तरफ अंदर खींच लेंगे। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है, हमारी जो रिब केज है वो ऊपर उठ जाता है, और लंग्स का साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से ये एल्वियोलर सैक फूल जाती है, जिस वजह से वो बाहर की एयर को अंदर खींच लेती है। फिर जब बाहर के अंदर एयर अंदर गई, वो ही ऑक्सीजन उन्होंने ट्रांसफर कर दी। फिर उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसफर हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गई एल्वियोलर सैक के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस एयर को ब्रीथ आउट कर देते हैं, और हमारा रिब केज वापस से किस में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है, एक अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और हमारा जो रिब केज है वो कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डाउनवर्ड मूव कर जाता है। बस यही है क्या हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि हमने देखा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। हम एयर अंदर लेके जाते हैं और एल्वियोलर सैक तक वो एयर पहुंचती है, जहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है, और उन सेल्स से जो रेस्पिरेशन के दौरान हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो पूरी बॉडी से ब्लड की जो हेल्प से कहाँ आती है, एल्वियोलर सैक तक आती है, और एल्वियोलर सैक से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे इसी पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम का मैकेनिज्म, जिसमें कि हमने देखा कि जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस ली, तो हमारा जो रिब केज है ऊपर की तरफ उठ गया और हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ गई, लार्ज हो गई, और हमारा जो एयर था
वो हमारे एल्वियोलर सैक में अंदर, जो कि हमारी एक्सपेंडेड एल्वियोली थी, हमारी ब्रीथ इन करती है, हमारी एल्वियोली क्या हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो उसके अंदर हमारी एयर सक हो गई, एक सक्शन फोर्स पैदा होती है, जो कि हमारी बाहर से, जो सक्शन फोर्स पैदा हुई जो कि बाहर से क्या करती है, उस एयर को अंदर खींच लेती है। अब ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल हमने ये भी जाना कि जो हमारे लंग्स है उनके अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, जिससे कि एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, एक अच्छा टाइम मिल जाता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिससे कि ऑक्सीजन क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए और CO2 रिलीज हो जाए। अब इन ह्यूमन बींग्स ये भी हमने जाना कि जो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसे कहते हैं हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। ह्यूमंस के अंदर वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन, जिसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। अब ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारा आरबीसी में प्रेजेंट रहता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। तो अब हम देखेंगे एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो कि होता है ब्रीथिंग के दौरान। ब्रीथिंग के पार्ट्स है। तो इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और लार्जर हो जाती है। वहीं अगर हम एक्सहेलेशन में देखें तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और एक्सहेलेशन के दौरान। वहीं लेकिन अगर हम इनहेलेशन में देखें तो रिब्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, लिफ्ट्स अपवर्ड्स, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव करते हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। और इनहेलेशन में जो हमारा डायफ्राग्म होता है वो क्या होता है, फ्लैट इन शेप हो जाता है, और जो हमारा एक्सहेलेशन है उसमें डायफ्राग्म वापस किस में आ जाता है, एक डोम शेप्ड में आ जाता है। जैसे कि हम देखें तो उसकी फ्लैट शेप क्या होगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और इसकी डोम शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो इनहेलेशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। वहीं जो एक्सहेलेशन है उसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा और एयर एग्जिट करेगी फ्रॉम लंग्स एंड आल्सो फ्रॉम आवर बॉडी। दैट्स ऑल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड respiration, which is our second life process in chapter 5. Thank you.